हेलो डियर, मैं हूँ वासिफ और आज के इस एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास में हम जो एनर्जी एफिशिएंसी थर्मल पावर में पढ़ रहे थे उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे। जो पिछली जो क्लास थी बेसिकली उसमें हमने जो बॉयलर्स होते हैं और बॉयलर्स की मैकेनिज़्म क्या होती है और किस किस तरीके से वो काम करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। और आज की जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉयलर्स होते हैं। बॉयलर्स बेसिकली जो आ, जब हम एक जो थर्मल पावर को यूज़ करते हैं, जो स्टीम पावर को यूज़ करते हैं, देखें क्या है। एक अच्छे बॉयलर के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। देखें, बॉयलर को कम भार तथा कम स्थान वाला होना चाहिए। बॉयलर को ऐसा होना चाहिए कि उसे शीघ्र स्टार्ट किया जा सके। बॉयलर में बदलते भारों पर दक्षता पूर्ण कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। बॉयलर की रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका रखरखाव मेंटेनेंस ईजी हो सके। बॉयलर्स के जो विभिन्न जोड़ होते हैं ऐसे स्थानों पर होने चाहिए जहाँ से उनका निरीक्षण सुगमता से किया जा सके तथा संभव बॉयलर जोड़ों को भट्टी की ज्वाला के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। बॉयलर्स को ऐसा होना चाहिए कि हम कम ईंधन खर्च करके अधिक भाप उपजाई जा सके। बॉयलर्स की जलनामी में खोल आदि में कीचड़ पपड़ी आदि का जमाव नहीं होना चाहिए। बॉयलर की खुली नालियों के अंदर धूल एवं धुएं का जमाव नहीं होना चाहिए। बॉयलर की जो इनिशियल कॉस्ट है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। बॉयलर का परिचालन ऑपरेशन उसका इजी होना चाहिए, सुगम होना चाहिए। उपरोक्त सभी लक्षण बॉयलर की आदर्श स्थिति को दर्शाते हैं। व्यवहारिक रूप में इन सभी लक्षणों का किसी न किसी एक बॉयलर में समावेश होना संभव नहीं है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि बॉयलर के लक्षण आदर्श स्थिति के। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बॉयलर्स की एक अच्छे बॉलर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाई गई हैं यहाँ पे। लेकिन ये भी है कि जो इन सभी कोई ऐसा बॉलर जो इन सभी जो स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स हैं उन सबको फॉलो करे, ये एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इन पैरामीटर्स को इस तरह से बॉयलर का सेटअप करना चाहिए कि जो पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर सेट किए गए हैं उनके नज़दीक से नज़दीक तक होने चाहिए। अब देखें बॉयलर चयन के प्रमुख तत्व। बॉयलर का चयन करने में उनके मूल लक्षणों के साथ साथ निम्न बातों को भी देखना चाहिए। बॉयलर के लिए ईंधन पर्याप्त एवं जल की व्यवस्था। बॉयलर की स्थापना के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थान। प्रयोजन पर्पज़ जिसके लिए बॉयलर का चुनाव करना है। भाप का वांछित दाब व तापमान। भाप उपजाने की क्षमता। बॉयलर के परिचालन में संभावित भार गुणांक। बॉयलर के भीतरी भागों की सफाई एवं निरीक्षण के लिए प्रबंध। पावर हाउस से बॉयलर संयंत्र की दूरी।
बॉयलर संयंत्र की लागत, बॉयलर के परिचालन की सुविधाएं, स्वचालित नियंत्रण। तो ये कुछ प्रमुख उसके एलिमेंट्स हैं जो बॉयलर में होने चाहिए। अब क्या है टॉपिक? अब टॉपिक है धूम्र नली या अग्नि नली बॉयलर। धूम्र नली बॉयलर के अंतर्गत कॉकरॉन या सरल खड़ा बॉयलर, रेल इंजन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर आते हैं। यहाँ कॉकरॉन बॉयलर का निर्माण दिखाया जा रहा है। ये कॉकरॉन बॉयलर के बारे में बात की गई है। देखते हैं, ये आप पहले फिगर देख लीजिए। ये चिमनी है, स्टोव वाल्व है, देखते हैं। इस बॉयलर के प्रमुख अंग चित्र में दर्शाए गए हैं। इनका बाहरी स्वरूप अर्धगोलीय के साथ साथ बड़े बेलनाकार के समान होता है। खोल के निचले भाग पर भट्टी होती है जिसमें राख, गर्द तथा जाली बनी हो रहती है। भट्टी में उपजी गर्म गैसें फिलिंग पाइप से होकर स्मोक चैम्बर में आती हैं और चिमनी द्वारा वायुमंडल में निकल जाती हैं। दग्ध गैसों की ऊष्मा अग्नि नालियों को अंतरित होती है। फलस्वरूप खोल में भरा पानी गर्म होता है और भाप बनती है। खोल के अर्धशीर्ष भाग में ये भाप एकत्रित होती रहती है, जहाँ से स्टॉप वाल्व के द्वारा उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। इसी जो भाप है, इसी को हम जो प्लांट वगैरह होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टीम एनर्जी को। अब देखें आप, ये चिमनी रही, ये स्टोव वाल्व है, ये सेफ्टी वाल्व है और ये प्रेशर गॉज है कि जो स्टीम बॉयलर है उसका प्रेशर चेक करने के लिए ये। तो आप इसको देख लीजिए। बॉयलर खोल में पानी का निश्चित तल बनाए रखना आवश्यक है। खोल में पानी का तल वाटर गेज द्वारा प्रदर्शित होता है। क्या कह रहे हैं? बॉयलर खोल में जो पानी का निश्चित तल बनाए रखना आवश्यक है। खोल में पानी का तल वाटर गेज द्वारा प्रदर्शित होता है। दहन कक्ष में से ऊष्मा हानि को रोकने के लिए खोल के अंदर की तरफ अग्नि से ईंटें फायर ब्रेक लगा दी जाती है। अग्नि नालियों की सफाई करने के लिए धूम्र कक्ष की ओर से एक द्वार बना दिया जाता है तथा बॉयलर खोल की सफाई व मरम्मत आदि के लिए अर्धगोलीय शीर्ष पर मैन होल बना दिया जाता है। चिमनी में एक डैम्पर लगा होता है जो फ्लू गैसों के निकास का नियंत्रण तो करता है, साथ ही फिर वह ड्रॉट उत्पन्न करके भट्टी में आवश्यक वायु के सक्शन का प्रभावी नियंत्रण भी करता है। वायु के चूसक को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक भाप नोजल का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि भाप का मिश्रण डिस्चार्ज करके चिमनी में दग्ध गैसों के निकास को तीव्र कर प्रवाह को बढ़ाता है। दहन कक्ष की
दहन कक्ष की छत पर गलन प्लग लगा होता है। गलन प्लग का कार्य भट्टी की अग्नि को शांत करना होता है। जब भट्टी का तापमान अधिक हो जाता है तब गलन प्लग दग्ध गैसों की ऊष्मा से पिघल जाता है और बॉयलर खोल का पानी भट्टी में प्रवेश कर जाता है। फलस्वरूप भट्टी की अग्नि शांत हो जाती है। सरल खड़ा बॉयलर कम क्षेत्र घेरता है। इसकी ऊंचाई सामान्यतः 4.5 मीटर तथा खोल का व्यास 10 मीटर होता है। इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास की लगभग 160 खुली नालियाँ होती हैं। इसमें अधिकतम 50 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर भाप बनाई जा सकती है। इसकी क्षमता अधिकतम 3600 किलोग्राम प्रति घंटा हो सकती है। अब देखें, अब जो टाइप है वो बॉयलर का वाटर ट्यूब बॉयलर्स है। देखते हैं। तो भाई ये कुछ बॉयलर्स के टाइप दिए गए हैं। बॉयलर्स तो गाइस वो कुछ बॉयलर्स के टाइप हैं, वो मैं आपको एनिमेशन वीडियो में समझा दूंगा। अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो बॉयलर की इफ़िशियंसी के बारे में। देखिए, बॉयलर दक्षता भाप जलन में प्रयुक्त वास्तविक ऊष्मा तथा ऐसी अवधि में ईंधन दहन से उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होता है। बॉयलर दक्षता को 2 विधियों द्वारा मापा जाता है। जहाँ पर कार्यकारी द्रव्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को बॉयलर ईंधन के ऊर्जा तत्व से तुलना की जाती है। और अप्रत्यक्ष विधि क्या है, जहाँ पर ऊर्जा इनपुट हानियों का अंतर ज्ञात किया जाता है। बॉयलर दक्षता गणना और प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि, इस विधि को इनपुट आउटपुट विधि भी कहते हैं, क्योंकि दक्षता की गणना करने के लिए हमें उपयोगी आउटपुट भाप तथा ऊष्मा इनपुट की आवश्यकता पड़ती है। बॉयलर दक्षता क्या फॉर्मूला हुआ इसका? ऊष्मा आउटपुट अपॉन ऊष्मा इनपुट इंटू 100। बॉयलर क्षमता निकालने के लिए निम्न पैरामीटरों का ध्यान रखा जाता है। पहला क्या है, प्रति घंटा बॉयलर कितनी भाप उत्पन्न हो रही है, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, किलोग्राम पर आवर्स। प्रति घंटा ईंधन की खपत, क्यू स्मॉल क्यू किलोग्राम पर आवर्स। और कार्यकारी दबाव प्रेशर किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर तथा अति ऊष्मा तापमान डिग्री सी।
फीड जल का तापमान डिग्री सेल्सियस। ईंधन का प्रकार तथा कुल कैलोरीफिन मान ईंधन का GCV के किलो कैलोरी पर किलोग्राम। बॉयलर दक्षता नीटा से शो करते हैं इसे। तो क्या फॉर्मूला है इसका बॉयलर दक्षता का? कैपिटल Q इंटू HG माइनस HF अपॉन Q इंटू GCV इंटू 100, जहाँ Hg संतृप्त ताप की तापीय धारिता तथा HF फीड जल की तापीय धारिता कहलाती है। प्रत्यक्ष विधि के लाभ देखते हैं कौन कौन से। संयंत्र के कर्मचारी आसानी से तथा जल्दी दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। गणना के लिए कम पैरामीटर की आवश्यकता होती है। मॉनिटरिंग के लिए नए उपयंत्र की आवश्यकता। हानियाँ क्या क्या है? दक्षता कम होने पर ऑपरेटर कार्य का पता नहीं चलता। दक्षता को ज्ञात करने के लिए विभिन्न हानियों की गणना करना मुश्किल है। अप्रत्यक्ष विधि देखते हैं क्या है। अप्रत्यक्ष विधि को ऊष्मा हानि विधि भी कहते हैं। इस विधि में दक्षता को ज्ञात करने के लिए होने वाली ऊष्मा हानियों के भाग को 100 में से घटाया जाता है। इस विधि में बिलो डाउन हानियों को नहीं जोड़ा जाता। बॉयलर में होने वाली मुख्य हानियाँ। सूखी फ्लू गैसों द्वारा होने वाली हानियाँ और बॉयलर में फ्लू जो मुख्य हानियों का मतलब है जो एनर्जी लॉसेज होते हैं वो बॉयलर में क्या क्या होते हैं। सूखी फ्लू गैसों द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि, ईंधन एवं दहन वायु में नमी के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, हाइड्रोजन का दहन करने के लिए होने वाली ऊष्मा हानि और विकिरण के कारण होने वाली ऊष्मा हानि, न जलने के कारण ऊष्मा होने वाली हानि। उपरोक्त में से ईंधन में नमी के कारण हानि तथा हाइड्रोजन का दहन होने के कारण हानि ईंधन पर निर्भर करती है। तथा इन्हें डिजाइन के कारण के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बॉयलर दक्षता निकालने के लिए निम्न डेटा की आवश्यकता होती है। ईंधन का पूर्ण रूप से विश्लेषण, H2O2 और सल्फर कैल्शियम नमी सामग्री राख, फ्लू गैसों में ऑक्सीजन तथा CO2 की प्रतिशत, फ्लू गैसों का डिग्री सेल्सियस, ईंधन की GCV, राख में दहन का प्रतिशत। अब बॉयलर में कौन कौन सी जो ऊर्जा संरक्षण किस तरह से हो सकता है वो कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखें, सही ईंधन ज्वलन उपयंत्र का उपयोग करें, जैसा कि बर्नर, यांत्रिक स्टोव। बर्नर टिप पर ईंधन ऑयल का तापमान तथा दाब निर्माता पर बताए गए मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। बर्नर तथा सहायक उपयंत्रों में होने वाली विकिरण हानियों को कम करें। थर्मल विद्युत रोधी में सुधार करके भरल जल को बॉयलर तक पहुंचाने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव कम करके तब भरल जल को पहले गर्म करें। बॉयलर के अंदर उपयोग होने वाली पावर तथा भाप की जांच करें ताकि रिलीफ वाल्व एवं अन्य फिटिंग से निकलने वाली भाप को कम किया जा सके।
ईंधन खपत, उत्पादन तथा संचरण के लिए मीटर होना चाहिए। इसका रखरखाव सही होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लू गैसों का निरीक्षण करें तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रतिशत को कम करें। कोल ज्वलन में प्राथमिक वायु का दाब सही होना चाहिए तथा कोयले की मोटाई एक समान होनी चाहिए। भरण जल को गर्म करने के लिए अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति का उपयोग होना चाहिए तथा रिक्यूपरेटर व इकोनोमाइजर के द्वारा दहन वायु का उपयोग करना चाहिए। प्रक्रिया ऑपरेशन की समय सारणी बनाएं एवं बॉयलर पर एक समान लोड रखें। अत्यधिक उतार चढ़ाव से बचें। वायु रिसाव से बचें तथा अधिक गैसों से बचें। ऊष्मा हस्तांतरण को साफ रखें ताकि उस पर कालिक न जम पाए। तो ये गाइस, ये अब तक हमने जो पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे बॉयलर्स के बारे में। बॉयलर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, फिर उनकी जो ऊर्जा संरक्षण है वो किन किन विधियों से हम किन किन जो मीज़र हैं उनको अडॉप्ट करके कर सकते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी भट्टियाँ। चूँकि हम इसमें जो थर्मल पावर होती है ताप से, उन जो टूल्स और इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरी, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्नेसेस भी, जो भट्टी भी हैं, उसी कैटेगरी में आती, इसलिए हम इनको भी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं फर्नेसेस क्या है। पहला तो भट्टी वो उपयंत्र है जो धातु को कास्टिंग के लिए पिघलाता है तथा पदार्थ को गर्म करता है। उसकी शक्ल को बदलने के लिए, जैसे कि रोलिंग, फोर्जिंग तथा उनके गुणों को बदलने के लिए। अब देखें भट्टियों के प्रकार और उनके टाइप कौन कौन से हैं। ये बेसिस हैं जिनके बेसिस पे ये देखें आप क्लासिफिकेशन इनका शो किया गया है। पहला क्या है, पहला है फर्नेस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। देखिए 3 बेस हैं बेसिकली मेन जो क्लासीफाई करने के लिए इसको। देखो पहला हो गया अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ चार्जिंग, दूसरा है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और दूसरा जो है वो है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हीट रिकवरी। अब जो अकॉर्डिंग टू मोड चार्जिंग है, इसको दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया है, बैच और दूसरा कॉन्टिन्यूस। बैच को भी 3 जगह कैटेगराइज किया गया है और कॉन्टिन्यूस को एक जगह पे। और जो अकॉर्डिंग टू हीट रिकवरी है उसका एक टाइप है रिकैपरेटिव, और जो अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, उसको 2 जगह कैटेगराइज किया गया है। तो देखें ऊष्मा उत्पन्न करने के प्रकार के हिसाब से भट्टियों को निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, दहन टाइप ऊष्मा का उपयोग करके तथा विद्युत टाइप। तो मेन जो टाइप है भट्टियों के वो 2 प्रकार की हैं। एक क्या होगा, जो हमने उसमें जो ईंधन है उनको यूज़ करके एनर्जी
प्राप्त करेंगे और जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। दहन प्रकार की भट्टियों में दहन के प्रकार पर निर्भर करते हैं कि किन किन तरह से जो उनका जो फ्यूल जल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं इग्निशन, वो किस प्रकार जल रहा है इसके भी ऊपर डिपेंड करता है। तथा उन्हें तेल दहित, कोयला दहित, देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे। तेल जो जिसमें हम ऑयल को यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हम कोयलों को यूज़ करते हैं, और हम गैस को यूज़ कर सकते हैं। इन तीन के बेस पे अलग अलग इसको ट्रांसफ़र किया गया है, डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया गया है। अब क्या है, पदार्थ के प्रकार चार्ज किया जा रहा है के हिसाब से उन्हें वर्गीकृत किया जाए। अब ये दिखाया गया है जो फर्दर डिवाइडेशन किया गया है इसका, ये इनके बारे में यहाँ पे बेसिकली बात की गई है इन पॉइंट्स की। ये देख रहे हैं आप। तो अब जो गाइस ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट फर्नेस, इसको आप हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं अभी इसको, टाइम है। देखिए क्या है, एक कुशल भट्टी के जो लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एफिशिएंट फर्नेस। भट्टी का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि एक समय में जितना हो सके उतना किसी पदार्थ को एक समान ताप पर हीट कर सकें तथा कम से कम ईंधन व मजदूरी का उपयोग करके। इसको प्राप्त करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि भट्टी का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि एक समय में जितना हो सके उतना किसी पदार्थ को समान ताप पर हीट करके कम से कम ईंधन व मजदूरों का उपयोग करके अधिक से अधिक एनर्जी प्राप्त की जा सके। जैसे कि किसी पदार्थ या चार्ज को कितनी ऊष्मा दी गई, स्टोव को गर्म करने के लिए भट्टी के द्वारा पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तथा ऊष्मा हानि को कम करें। भट्टी गैसों के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का हस्तांतरण स्टोव की गर्म करने वाली परत को होना चाहिए। स्टोव के अंदर समान ताप होना चाहिए। भट्टी के द्वारा होने वाली ऊष्मा हानियों को जहाँ तक संभव है कम करना चाहिए। ये कुछ 5 पॉइंट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट फर्नेस को देखा। अब जो है हमारा फर्नेस एनर्जी सप्लाई, इसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं इसको भी है टाइम। क्योंकि देखें फर्नेस एनर्जी सप्लाई कैसे होती है, जो भी फ्लू गैसों से उत्पन्न होने वाला उत्पाद सीधे स्टोव के संपर्क में होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ईंधन किस प्रकार का है। जैसे कि कुछ पदार्थ सल्फर को ईंधन के रूप में स्वीकार नहीं करते तथा ठोस ईंधन को उपयोग करने का कुछ निश्चित पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो कि भट्टी के अंदर रखे स्टोव को प्रभावित करते हैं। अतः ज़्यादातर भट्टी ईंधन के रूप में तरल ईंधन गैस या विद्युत को ऊर्जा इनपुट के रूप में उपयोग करते हैं। स्टील तथा आयरन, कच्चा लोहा को पिघलाने वाली प्रेरणा, आर्क भट्टी, ये गाइस कुछ ये उनके यूज़ हैं कि भट्टियों के क्या क्या यूज़ हैं। जो बेसिकली जो स्टील वगैरह को और जो कच्चा लोहा को पिघलाने वाली प्रेरणा एवं आर्क भट्टी का विद्युत उपयोग करती हैं तथा इस तरह की जो भट्टी होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती हैं तथा नॉन पोरस भट्टियाँ तेल को ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं।
ओके गाइस।